Hello everyone, welcome to all of you in this lecture series of post independence. And in previous lecture we have discussed we have started a topic that is from colony to democracy, and in that on that topic we have already covered the syllabus related to द इलेक्शन. ओके, हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन ने कैसे इलेक्शन कराए और क्या कहानी थी इससे, और इलेक्शन से किस तरीके से हमने हमारे देश का नेशनल कंसोलिडेशन किया. वी हैव प्रमोटेड द नेशनल कंसोलिडेशन, ओके, एंड द policy integration in India. So in this lecture I will be starting a new topic under colony to democracy. ओके, उसी में मैं दूसरा टॉपिक शुरू करूंगा, दैट इज डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस सिस्टम. ओके, अब कांग्रेस का डोमिनेंस किस तरीके से था आफ्टर द इंडिपेंडेंस, अब हम वो चीज डिस्कस करेंगे. फिर कहां से कोलिशन पॉलिटिक्स आएगी, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे. ओके, सो नाउ मैंने जैसे कि आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया कि 1957 के इलेक्शन में कांग्रेस वॉन एट सेंट्रल एज वेल एज स्टेट लेवल. बट पहली बार एक स्टेट जो कि केरला था, वहां पे कौन सी गवर्नमेंट आई? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया. ओके, पहली कम्युनिस्ट इलेक्टेड गवर्नमेंट आई वर्ल्ड की. समझ में आ रहा है? नाउ इन दिस लेक्चर आई विल बी स्टार्टिंग डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस सिस्टम. ओके, बहुत ही अच्छा टॉपिक है डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस सिस्टम. ओके, सो हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या डिस्कस किया? एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द एमर्जेंस ऑफ इलेक्टरल पॉलिटिक्स. वी हैव डिस्कस्ड द एमर्जेंस ऑफ इलेक्टरल पॉलिटिक्स. हमने इसके बारे में डिस्कस किया. ओके, नाउ द कांग्रेस पार्टी अचीव्ड ग्रेट सक्सेस, ओके, इन कंट्रीज फर्स्ट जनरल इलेक्शंस. So in this lecture, I will be discussing how it secured such success and further will inquire into the nature of Congress dominance. Okay, कि कांग्रेस ने कैसे इतनी सक्सेस पाई और दूसरी चीज कांग्रेस का डोमिनेंस कैसे रहा. अब हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे. इज दैट क्लियर? ये याद रखिएगा. So in the initial three general elections means 1952 का इलेक्शन, 1957, देन 1962 का इलेक्शन. ओके, ये तीन, इन दीज थ्री इलेक्शन, इनिशियल थ्री जनरल इलेक्शंस, कौन, अब ये याद रखिएगा, ये जो तीन नेहरू के समय के इलेक्शंस हैं, 52 का, ओके, 52, 57 एंड 62 का इलेक्शन, ये जो तीन इलेक्शंस हैं, ये नेहरू के टाइम के जो इलेक्शंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट है. Because during these three general elections, Congress gained overwhelming majority. Are you getting my point? ये याद रखिएगा. And the Congress won 3 out of every 4 seats. Okay, ये याद रखिएगा. Are you getting my point? Congress won 3 out of every 4 seats, but it did not manage to win half of the total votes poll. ये याद रखिएगा. तो अब एक चीज याद रखिए, कांग्रेस ने सीट्स तो अपनी जीत ली थी, हर 4 सीटों पे 3 सीटें कांग्रेस की होती थी. ओके, उस टाइम पे, ये याद रखिएगा. और कहा जाता है कांग्रेस ने उस टाइम पे करीब 74% सीट्स अपनी मैनेज करी हैं. इन तीनों ही जनरल इलेक्शंस में एक अगर एवरेज निकालें तो कांग्रेस मैनेज 74% ऑफ द सीट्स. ओके, कांग्रेस ने 74% सीट्स अपनी मैनेज करी. अब दूसरा ये था कि नेचर क्या था कांग्रेस के डोमिनेंस का, फीचर्स क्या थे, क्यों, व्हाई डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस. अब डोमिनेंस क्यों था कांग्रेस का? सी, इंडिया इज नॉट द ओनली एक्सेप्शन टू हैव एक्सपीरियंस द डोमिनेंस ऑफ वन पार्टी. उस टाइम पे इंडिया में क्या एक्सपीरियंस हो रहा था? ओनली डोमिनेंस ऑफ वन पार्टी, दैट इज कांग्रेस. तो इंडिया ही अकेला ऐसा नेशन नहीं था कि इंडिपेंडेंस के बाद एक पार्टी से एक्सपीरियंस कर रहा था. सभी नेशंस में ऑलमोस्ट हुआ था ऐसा. जब
वो इंडिपेंडेंट हुए थे, क्योंकि जिस पार्टी ने आपको फ्रीडम स्ट्रगल में हेल्प किया है, ऑब्वियस सी बात है कि उस पार्टी को वोट मिलेगा, उस पार्टी की लीडरशिप स्किल बहुत तेज होगी, लोग फेवर में होंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये याद रखिएगा। ओके तो वन पार्टी डोमिनेंस तो बहुत सारी जगह था, लाइक उस समय पे बहुत सारी जगह पे वन पार्टी डोमिनेंस था। अब उस टाइम पे वन पार्टी डोमिनेंस कहां पे था? चाइना में, क्यूबा में, सीरिया में था वन पार्टी डोमिनेंस। तो इन सब जगह पे उस टाइम पे क्या था? वन पार्टी डोमिनेंस। एंड इंडिया आल्सो एक्सपीरियंस वन पार्टी डोमिनेंस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये याद रखिएगा। ओके बट कुछ जगह ऐसी थी जहां पे मिलिट्री डोमिनेंस आ गया था इंडिपेंडेंस के बाद। अब मिलिट्री डोमिनेंस कहां पे आया था? इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया में मिलिट्री डोमिनेंस नहीं आया, पाकिस्तान में आ गया, म्यांमार में आया था, ओके इजिप्ट में आया था मिलिट्री डोमिनेंस, बेलारूस में आया, ओके एरिट्रिया में आया। इन सब जगह क्या आया था? मिलिट्री डोमिनेंस। ओके तो इंडिया ने क्या फेस किया था? वन पार्टी डोमिनेंस, और वो ऑब्वियस था। ओके ये याद रखिएगा। ओके because the Congress had reached the fruits of their diligent labor of their freedom struggle. फ्रीडम स्ट्रगल में आगे से आगे किसने काम किया? कांग्रेस ने, इसीलिए उनको वोट्स मिल रहे थे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एंड ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल इंडियन नेशनल कांग्रेस अडॉप्टेड इंक्लूसिव अप्रोच and Congress accepted the membership of all the sections of society. कांग्रेस में सभी सेक्शन के लोग थे। Okay, and after the independence, that means after 1947 post independence period, the Congress maintained the same characteristic. After independence also कांग्रेस में सभी एरिया के लोग थे, सभी सोसाइटी के लोग थे। ओके ये याद रखिएगा। ओके कांग्रेस में उस समय भी सभी सोसाइटी के लोग थे। ओके और इंडिपेंडेंस के बाद भी कांग्रेस ने ये चीज मेंटेन करके रखी थी। ओके एंड दैट इज व्हाई इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ इलेक्टरल पॉलिटिक्स, इसीलिए कहा जाता है इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ इलेक्टरल पॉलिटिक्स, ओके कांग्रेस एक्टेड both as a ruling party as well as opposition. कांग्रेस ही रूलिंग पार्टी थी, कांग्रेस ही अपोजिशन थी। ओके ये याद रखिएगा। तो फर्स्ट डिकेड नेहरू के पीरियड में कांग्रेस का डोमिनेंस था एंड कांग्रेस एक्टेड एज ए रूलिंग पार्टी आल्सो एज वेल एज ऑपोजिशन पार्टी आल्सो, बिकॉज वन पार्टी डोमिनेंस। इसलिए तो वन पार्टी डोमिनेंस में रूलिंग भी आप हुए, ऑपोजिशन भी आप ही हो गए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये याद रखिएगा। एंड इसीलिए एक बड़े ही अच्छे पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं रजनी कोठारी, रजनी कोठारी, इन्होंने उस समय को क्या बोला है? ओके ही टर्म्ड दिस पीरियड एज ए कांग्रेस सिस्टम। इन्होंने इस पीरियड को बोला है कांग्रेस सिस्टम। आप लिख सकते हैं एग्जाम में, अकॉर्डिंग टू रजनी कोठारी ही टर्म्ड दिस पीरियड एज ए कांग्रेस सिस्टम। तो ये है डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस सिस्टम, ये था मेन बिकॉज ऑफ फ्रीडम मूवमेंट, फ्रीडम स्ट्रगल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये याद रखिएगा। ओके ये सारी चीजें याद रखनी है। ओके नाउ अनदर टॉपिक इज एमर्जेंस ऑफ ऑपोजिशन पार्टीज। अब ऑपोजिशन पार्टीज कब से एमर्ज होना शुरू हुई? एमर्जेंस ऑफ opposition parties. Okay now the emergence of opposition parties. Okay now due to the great performance of Congress party, all opposition parties they achieved only a token of representation in the Lok Sabha and state assemblies during the Congress system period. तो कांग्रेस के टाइम में, नेहरू के समय में
ये जो ऑपोजिशन पार्टी थी इन्हें बिल्कुल ना के बराबर सीट्स मिलती थी, क्योंकि मेजोरिटी कौन होती थी? कांग्रेस। एंड येट दीज ऑपोजिशंस दे प्लेड अ इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द डेमोक्रेटिक कैरेक्टर ऑफ द सिस्टम। इन्होंने फिर भी मेंटेन किया सिस्टम। ओके, ये याद रखिएगा। तो जितनी भी पॉलिसीज बनाती थी कांग्रेस पार्टी, उनको एनालाइज करना, क्रिटिसाइज करते थे ये लोग, क्योंकि ऑपोजिशन का काम क्या है? चेक एंड बैलेंस का, ऑटोक्रेसी को चेक करने का, पॉलिसीज को सही और या गलत बताने का, समझाने का काम होता है ऑपोजिशन का। बहुत बड़ा रोल है डेमोक्रेटिक सिस्टम में ऑपोजिशन का। ओके, ये याद रखिएगा। तो ऑपोजिशन ने भी उस टाइम पे अपना वही काम किया, पॉलिसीज को एनालाइज करना, बताना, समझाना, ये सारी चीजें। ओके, सो इन द बिगिनिंग of true sense of democracy in India, there was high respect between the Congress and the opposition leaders. शुरुआत में तो कांग्रेस और अपोजिशन लीडर्स दोनों ही एक दूसरे की बड़ी ही रिस्पेक्ट करते थे। ओके, बहुत रेस्पेक्ट करते थे। आप देखेंगे नेहरू ने जब इंटरिम गवर्नमेंट बनाई थी, जब 1946 में इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी, कॉन्स्टिट्यूशन से पहले की जो गवर्नमेंट थी, इंटरिम गवर्नमेंट जब वो बनी, ओके, बिफोर इंडिपेंडेंस, ओके, तो और पोस्ट इंडिपेंडेंस में भी जब आप देखें कि इलेक्शन जब हुए, जब पोस्ट इंडिपेंडेंस में भी जब गवर्नमेंट बनी, तो बहुत सारे ऑपोजिशन लीडर्स जो थे वो नेहरू की कैबिनेट में थे, क्योंकि नेहरू स्पेशलाइजेशन में बड़ा भरोसा रखते थे। जैसे कि अंबेडकर साहब नेहरू की कैबिनेट में थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसभा के लीडर नेहरू की कैबिनेट के लोग थे। तो ऑपोजिशन पार्टीज का बहुत रोल था। अंबेडकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये जनसभा के लीडर थे, पार्टी थी। तो ये लोग भी किसकी कैबिनेट में थे? नेहरू के कैबिनेट मिनिस्टर थे ये। और आपको पता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में अंबेडकर साहब का कितना बड़ा योगदान है। ओके, सो दिस वाज द पॉजिटिव इमेज बिटवीन द कांग्रेस एंड द ऑपोजिशन लीडर्स। दोनों ही पार्टीज, ऑपोजिशन एंड मेजॉरिटी पार्टी, रेस्पेक्ट थी। आज वो चीज नहीं है। आप एक भी लीडर बता दीजिए कांग्रेस का अगर बीजेपी के इस टाइम में हो, नो। जबकि बीजेपी के पास कोई भी अच्छा इकोनॉमिस्ट नहीं है। ओके, बट उस टाइम पे ये चीज था, द कांग्रेस एंड द ऑपोजिशन लीडर्स, रेस्पेक्ट थी, एक पॉजिटिव इमेज थी बिटवीन कांग्रेस एंड ऑपोजिशन लीडर्स। बट दिस इमेज वाज ग्रेजुअली डिक्लाइन। ओके, this image was gradually declined when these parties, okay, is in intense competition of achieving power. but ये इमेज डिक्लाइन सबसे ज्यादा कब करेगी? जब इंदिरा गांधी आएंगी। इंदिरा गांधी के एरा में ये जो इमेज है कांग्रेस की वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी। कांग्रेस स्प्लिट कर जाएगी इंदिरा गांधी के टाइम पे। तो नेहरू के टाइम पे बड़ा ही अच्छा रोल था। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। तो अब हम डिस्कस करेंगे कौन कौन सी अपोजिशन, मेजर अपोजिशन पार्टीज कौन सी थी नेहरू के टाइम में और कांग्रेस सिस्टम पीरियड में। तो अब हम बात करेंगे मेजर पार्टीज की, मेजर अपोजिशन पार्टीज उस टाइम पे कौन कौन सी थी? मेजर अपोजिशन पार्टीज। अब उस टाइम पे मेजर अपोजिशन पार्टीज कौन कौन सी थी? पहली जो पार्टी थी सोशलिस्ट पार्टी। सोशलिस्ट पार्टी, याद रखिएगा ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका मान लीजिए पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री नहीं है, एक तरीके से पॉलिटिक्स है ये। समझ में आ रहा है? सोशलिस्ट पार्टी। अब ये सोशलिस्ट पार्टी कब बनी थी? 1934 में। ओके, इसको कहा जाता था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। ओके, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ये याद रखिएगा। सो द फाउंडेशन ऑफ सोशलिस्ट पार्टी लेड बिफोर द इंडिपेंडेंस। ओके, तो ये सोशलिस्ट पार्टी किसने बनाई थी?
कुछ लीडर्स थे कांग्रेस के ही, ओके, जो इगैलिटेरियन कांग्रेस चाहते थे, रेडिकल कांग्रेस चाहते थे, जिनके व्यूज क्या थे, इगैलिटेरियन, ओके, जो इगैलिटेरियन कांग्रेस चाहते थे, इक्वालिटी बेस्ड, रेडिकल कांग्रेस चाहते थे, तो उन्होंने एक अलग पार्टी बना ली थी 1934 में, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ये याद रखिएगा। एंड आफ्टर द इंडिपेंडेंस कांग्रेस पार्टी हैड चेंज द रूल रिगार्डिंग डुअल मेंबरशिप, ओके, ये याद रखिएगा। इंडिपेंडेंस के बाद कांग्रेस पार्टी ने एक रूल चेंज कर दिया कि अब कांग्रेस की डुअल मेंबरशिप नहीं रहेगी, कांग्रेस में जो है वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी का रहेगा, ओके, ये याद रखिएगा, वो कांग्रेस पेपर कांग्रेस का रहेगा बस, ओके। तो वहीं से क्या हुआ, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी अलग हो गई, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी मेंबर्स को कांग्रेस की मेंबरशिप से अलग कर दिया गया, और तब वहीं से ये जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थी, ये सब क्या, ये क्या बन गई, सिर्फ सोशलिस्ट पार्टी। आफ्टर इंडिपेंडेंस कांग्रेस ने क्या किया, कहा कि अब कांग्रेस में डुअल मेंबरशिप नहीं है, ओके, अब आप अपनी अलग पार्टी इसका नाम रख लीजिए, तो तब ये पार्टी बनी सोशलिस्ट पार्टी, ये याद रखिएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एंड फाइनली द लीडर्स फॉर्म दिस सोशलिस्ट पार्टी इन 1948, तो इनसे मेंबरशिप कब ले ली गई, 1948 में। फाइनली ये सोशलिस्ट पार्टी कब बनी, 1948 में। उससे पहले क्या थी ये, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, जो बनी थी 1934 में, बाद में ये क्या हो गई 1948 में सोशलिस्ट पार्टी। And the socialists, they believed in the ideology of democratic socialism, okay, ये याद रखिएगा। सोशलिस्ट का बिलीव क्या था कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म होना चाहिए, कि डेमोक्रेसी हो, बट हम बात सारी चीजें किसके हाथ में हो, गवर्नमेंट के हाथ में, वर्कर्स के बात करें, हम वर्कर्स के लिए हम काम करें, पीजेंट्स को प्रमोट करें, ओके। एंड सोशलिस्ट पार्टी दे वर अगेंस्ट कैपिटलिस्ट क्लास, लैंडलॉर्ड क्लास। इसीलिए सोशलिस्ट पार्टी ने इंडिपेंडेंस के बाद कांग्रेस को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया कि कांग्रेस जो है सपोर्ट करती है कैपिटलिस्ट क्लास को, काफी क्रिटिसाइज किया, ओके, ये याद रखिएगा। एंड फाइनली सोशलिस्ट पार्टी बड़े ही कंफ्यूजन में आ गई थी जब कांग्रेस पार्टी ने, ओके, अपना गोल 1955 में, ओके, 1955 में जो कांग्रेस पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी ने अपना गोल क्या अनाउंस किया कि हमारा गोल है सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी, हमारी सोसाइटी कैसी हो, सोशलिस्ट जैसी। तब सोशलिस्ट पार्टी को लगा यार ये तो हमारी आइडियोलॉजी को अनाउंस कर रहे हैं, ओके। और इस टाइम पीरियड में जो लीडर थे सोशलिस्ट पार्टी के, अशोक मेहता, अशोक मेहता, इन्होंने कांग्रेस के साथ अपना कॉपरेशन कम कर दिया कि अब सोशलिस्ट पार्टी कांग्रेस के साथ कॉपरेट नहीं करेगी। समझ में आ रहा है, ये याद रखिएगा, ओके। एंड फाइनली उसी के बाद ये जो सोशलिस्ट पार्टी है, फाइनली ये जो सोशलिस्ट पार्टी है, इसके बहुत सारे स्प्लिट हो जाएंगे। ये सोशलिस्ट यूनियन की पार्टी है, समझ में आ रहा है, सोशलिस्ट यूनियन, यूनियन गवर्नमेंट की पार्टी है, इसीलिए मैंने लिखा सोशलिस्ट पार्टी। तो 1955 के बाद ये जो सोशलिस्ट पार्टी है, ओके, इसके बहुत सारे स्प्लिट हो जाएंगे। इसी सोशलिस्ट पार्टी से एक नई पार्टी बन जाएगी, रीजनल लोकल पार्टी, जो सोशलिस्ट पार्टी से बनेगी, किसान मजदूर प्रजा पार्टी बन जाएगी, किसान मजदूर प्रजा पार्टी। एक तो ये बना सेक्शन, कहां से, सोशलिस्ट पार्टी से, क्योंकि सोशलिस्ट पार्टी ने क्या किया, कांग्रेस से अलग कर लिया बिल्कुल खुद को, अशोक मेहता ने, क्योंकि उनका भी एजेंडा क्या था, सोशलिस्ट सोसाइटी का। तो इन्होंने कहा कि हमें कुछ अलग सोचना पड़ेगा, और जब इन्होंने ये चीज सोचा तो सोशलिस्ट पार्टी अब क्या होने लगी, स्प्लिट होने लगी। तो पहला स्प्लिट में कौन सी पार्टी बनी, किसान मजदूर प्रजा पार्टी, और कौन कौन सी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी बन गई दूसरी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, ओके। देन संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी बनी, संयुक्त
सोशलिस्ट पार्टी। ओके, ये सारी इतनी सोशलिस्ट पार्टी के अलग अलग स्प्लिट हो गए। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये याद रखिएगा। तो सोशलिस्ट पार्टी के लीडर्स कौन कौन थे? अब एक चीज याद रखिएगा, आप सोशलिस्ट पार्टी के लीडर्स कौन कौन से थे? सोशलिस्ट मींस इस पार्टी के लीडर कौन कौन से थे, अब हम वो देखेंगे। जयप्रकाश नारायण बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर हैं। जयप्रकाश नारायण लीडर थे सोशलिस्ट पार्टी के। और कौन था? राम मनोहर लोहिया। ओके, राम मनोहर लोहिया। अच्युत पटवर्धन, ये सब लीडर हैं सोशलिस्ट पार्टी के। अशोक मेहता, ओके, अशोक मेहता, एसएम जोशी, ये सब कौन थे? इंपॉर्टेंट लीडर सोशलिस्ट पार्टी के। ओके, ये याद रखिएगा। तो आज ये सोशलिस्ट पार्टी है कि नहीं है? आज अगर आपको सोशलिस्ट पार्टी को ट्रेस करना है तो सोशलिस्ट पार्टी के बहुत सारी रीजनल पार्टीज बन गई है। सोशलिस्ट पार्टी की बहुत सारी रीजनल पार्टीज बन गई। कौन कौन सी? अब आप देखेंगे अगर कंटेम्पररी टाइम्स में, ये याद रखिएगा ये सारी चीजें, मैं आज आपको पूरा न्यूज़पेपर जो आता है इसी पे बेस्ड होता है। आप लोग समझ नहीं पाते। कंटेम्पररी टाइम्स में कौन कौन सी हैं जो इस सोशलिस्ट पार्टी से बनी है, जिनका ओरिजिन सोशलिस्ट पार्टी है? तो बहुत सारी ऐसी पार्टीज हैं जो सोशलिस्ट पार्टी से ही ओरिजिनेटेड है। कौन सी? पहली तो समाजवादी पार्टी, समाजवादी, ये किसकी पार्टी है? मुलायम सिंह यादव, यूपी में। दूसरी आरजेडी जो बिहार में है पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल, आरजेडी, ये भी सोशलिस्ट पार्टी से ही ओरिजिनेटेड है। देन जनता दल, जनता दल, ओके, जनता दल, ओके, ये याद रखिएगा। तो ये सब पार्टीज कहां से आई हैं? ये सब सोशलिस्ट पार्टी से ही आई हैं, ये याद रखिएगा। तो ये बताने का मतलब ये है कि आपको पता होना चाहिए कि ये पार्टी कहां से आई। आप न्यूज़पेपर रोज पढ़ते हो, लीडर्स के नाम रोज सुनते हो, नीतीश कुमार का नाम सुनते हो, आपको पता होना चाहिए। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। तो ये थी पूरी कहानी सोशलिस्ट पार्टी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये याद रखिएगा। दूसरी जो पार्टी अब मैं बताने जा रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है भारतीय जनसंघ। ओके, भारतीय जनसंघ। एंड दिस भारतीय जनसंघ ये कब बनी? 1951। ये पार्टी 1951 में बनी। और किसने बनाई थी ये पार्टी? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इन्होंने ये पार्टी बनाई है। ओके, और ये पार्टी कहां से बनी? ओके, इस पार्टी के रूट्स जो हैं वो हैं हिंदू महासभा प्लस आरएसएस। ओके, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। ओके, इसके रूट्स कहां से आए? हिंदू महासभा और आरएसएस से। उसी में से कुछ मेंबर्स आए, उन्होंने क्या बनाई? श्याम भारतीय जनसंघ, उन्हीं के मेंबर्स थे। ओके, तो अब भारतीय जनसंघ तो पार्टी है नहीं, अब ये भारतीय जनसंघ पार्टी क्या हो गई है? बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, जो आज आप मोदी जी को देख रहे हैं, अब ये हो गई है बीजेपी। एंड इनका आइडिया क्या था भारतीय जनसंघ का? देयर एम्फेसिस वाज ऑन आइडिया ऑफ वन कंट्री, वन कल्चर, वन नेशन। इनका मेन स्लोगन क्या है? वन कंट्री, वन कल्चर, वन नेशन। कल्चर हिंदुस्तानी, कंट्री हिंदुस्तान,
नेशन, हिंदुस्तान, और यू कैन से भारत, अखंड भारत। समझ में आ रहा है? भारतीय जनसंघ 1951 में बनी। और इसके लीडर कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय। इस पार्टी के लीडर्स कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय। ओके, ये सब लोग थे। एंड दिस भारतीय जनसंघ दे परफॉर्म्ड इन ऑलमोस्ट ऑल द लोकसभा इलेक्शन। और आज कंटेम्पररी टाइम्स में भारतीय जनसंघ, अब जैसे मैंने उसमें कंटेम्पररी टाइम्स बताया आपको कि सोशलिस्ट पार्टी के कंटेम्पररी में कौन कौन सी हैं, तो आज भारतीय जनसंघ की कंटेम्पररी पार्टी कौन सी है? हमारे मोदी जी की बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। ओके, भारतीय जनता पार्टी के रूट्स कहां से हैं? भारतीय जनसंघ, ये याद रखिएगा। इज दैट क्लियर? ये याद रखिएगा। नेक्स्ट पार्टी जो थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। यस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, कम्युनिस्ट पार्टी। ओके, ये याद रखिएगा। अब ये कम्युनिस्ट पार्टी बनी क्यों और कब से बनी? अब आपको पता होना चाहिए 1917 में रशियन रेवोल्यूशन हुआ और वहीं से एक आइडियोलॉजी ने जन्म लिया, जो आइडियोलॉजी थी कम्युनिज्म। ओके, और आप देखेंगे 1920 में इंडिया में कौन सी पार्टी बनती है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। समझ में आ रहा है? 1920 में बनती है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ओके, एंड दीज कम्युनिस्ट at that time they worked mainly within the Congress fold, but they had separated themselves from the Congress when they supported Britishers in Second World War. सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कम्युनिस्ट ने किसका सपोर्ट किया था? ब्रिटिशर्स का। क्यों? उसके पीछे एक रीजन था। कांग्रेस का सपोर्ट नहीं किया था कम्युनिस्ट पार्टी ने, क्योंकि यूएसएसआर उस टाइम पे ब्रिटिशर्स के साथ था। किसके खिलाफ? हिटलर के खिलाफ। और जब यूएसएसआर अलाई है कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का, तो कम्युनिस्ट पार्टी किसको सपोर्ट करेगी? ब्रिटिशर्स को, यूएसएसआर को। इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी ने किसको सपोर्ट किया था उस टाइम पे? ब्रिटिशर्स को। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। और कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स कौन कौन थे? ओके, कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स कौन कौन से थे? अब एक चीज याद रखिएगा, कम्युनिस्ट पार्टी कहां कहां पे थी? पहली चीज तो आंध्र प्रदेश, ओके, वेस्ट बंगाल, बिहार, केरला। ओके, अब लीडर्स कौन कौन से थे इसके कम्युनिस्ट पार्टी के? तो सबसे इंपॉर्टेंट जो लीडर हैं कम्युनिस्ट पार्टी के, ओके, ये याद रखिएगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट लीडर है कम्युनिस्ट पार्टी के, वो कौन है? एमएन रॉय। ओके, एमएन रॉय। और कौन लीडर है? एसए डांगे, एसए डांगे, पीसी जोशी, ओके, पी सुंदरैया। ये सब इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं कम्युनिस्ट पार्टी के। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। बट आफ्टर द इंडिपेंडेंस कम्युनिस्ट पार्टी का भी स्प्लिट हो जाएगा। अब आफ्टर द इंडिपेंडेंस कम्युनिस्ट पार्टी का स्प्लिट क्यों होगा? ओके, एक चाइनीज सेक्शन होगा जो फॉर्म कर जाएगा, जो चाइना की आइडियोलॉजी को फॉलो करेगा। समझ में आ रहा है? तो 1964 में कम्युनिस्ट पार्टी स्प्लिट हो जाती, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया स्प्लिट। ओके, और कम्युनिस्ट पार्टी में एक जो नया फैक्शन बनता है, जो होता है प्रो चाइना, उसका नाम होता है CPIM। ये याद रखिएगा, CPIM, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। मार्क्सिस्ट, ये याद रखिएगा। एक तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है ही, दूसरा क्या बन गया? CPIM। समझ में आ रहा है? 1964 में स्प्लिट हुआ, एक CPI, दूसरा CPIM। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये याद रखिएगा। तो ये थी कम्युनिस्ट पार्टी की हिस्ट्री पूरी, ओके, पोस्ट इंडिपेंडेंस में।
अब हम बात करेंगे, एक और पार्टी है जो आपको पता होना चाहिए, वो है स्वतंत्र पार्टी। यस, स्वतंत्र पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वतंत्र पार्टी भी। अब स्वतंत्र पार्टी कब बनी थी? 1959 में, अगस्त 1959, अगस्त। ओके, ये याद रखिएगा। ओके, अब इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा चीज हुआ था। अब ये याद रखिएगा, हमेशा कांग्रेस की मीटिंग होती थी, तो 1959 में नागपुर रेजोल्यूशन, नागपुर सेशन हुआ था कांग्रेस का, नागपुर सेशन। और इस सेशन में कुछ लीडर्स ने बोला कि जो लैंड सीलिंग्स हैं, ओके, पहली चीज में कुछ लीडर्स ने ये बोला नागपुर से कि स्टेट का रोल होना चाहिए कोऑपरेटिव फार्मिंग में, लैंड्स स्टेट के हाथ में होनी चाहिए, प्राइवेट ओनर्स को नहीं देना चाहिए। बट ये रेजोल्यूशन जो था, ठीक है, कुछ लीडर्स का, वो कांग्रेस ने एक्सेप्ट नहीं किया। और जब कांग्रेस ने एक्सेप्ट नहीं किया, ओके, तो लीडर्स ने क्या किया? ओके, तब लीडर्स ने क्या किया? अपनी एक अलग पार्टी बना ली, जिसको कहा गया स्वतंत्र पार्टी। 1959 में एक स्वतंत्र पार्टी बनती है। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। और इस स्वतंत्र पार्टी को इंडस्ट्रियलिस्ट और लैंडलॉर्ड्स बड़ा ही सपोर्ट करते थे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये याद रखिएगा, क्योंकि कुछ लीडर्स ने बोला था कि लैंड सीलिंग हटा लेनी चाहिए। ओके, वो कांग्रेस के लीडर थे, उन्होंने कहा था हमें प्राइवेट ओनर्स को नहीं देना चाहिए। बट कुछ लीडर्स का कहना था नहीं, इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास को हमें देना चाहिए और स्टेट का कम से कम इंटरवेंशन होना चाहिए। और वहीं पे इसी मुद्दे पे एक नई पार्टी बना ली 1959 में कुछ लीडर्स ने, जो इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास को सपोर्ट कर रहे थे। और उस पार्टी का नाम क्या बना? स्वतंत्र पार्टी। एंड दिस पार्टी वाज सपोर्टेड बाय इंडस्ट्रियलिस्ट एंड बिग लैंडलॉर्ड्स। ओके, और इस पार्टी के मेंबर्स कौन थे? सी राजगोपालचारी, ओके, सी राजगोपालचारी, के एम मुंशी, ओके, और कौन था? मीनू मसानी, मीनू मसानी, ये सब लोग थे। इन्होंने मिलकर क्या बनाया? स्वतंत्र पार्टी। तो ये भी क्या हो गए थे? कांग्रेस से हटके इन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बनाई नागपुर। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। तो ये था पूरा आफ्टर द इंडिपेंडेंस, फ्रॉम कॉलोनी टू डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में क्या हुआ? देखिए इतनी सारी पार्टीज, ठीक है, फिर हमने देखा नेचर डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस पार्टी, देन वी हैव डिस्कस द इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। तो अब आप जब ये लेक्चर देख लोगे ना, आपको इतनी नॉलेज होगी, आप कहोगे कि अब आपको चीजें समझ में आने लगी। न्यूज़पेपर देखोगे, न्यूज सुनोगे, समझ में आ जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये याद रखिएगा। सो इन दिस लेक्चर we have completed from colony to democracy. Is that clear to you all? ये याद रखिएगा। ओके, और नेक्स्ट लेक्चर में अब हम इसके बाद बात करेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे हुआ पोस्ट इंडिपेंडेंस में इस चीज की। इज दैट क्लियर? सो थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।